चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, है ना। क्या नाम था चैप्टर का? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। हम ऑर्डिनल शुरू किए थे। अच्छा, कार्डिनल यूटिलिटी जो हम पढ़े थे उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दो कंडीशन होता है, क्या क्या? वेरी गुड। MU इक्वल्स टू प्राइस, और दूसरा कॉस्ट फॉर। इक्विलिब्रियम का कंडीशन पूछा है ना, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये कार्डिनल यूटिलिटी में। हम अब बात कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी, शुरू किए थे, है ना। ऑर्डिनल यूटिलिटी में चलते हैं हम लोग, जिसका एक और नाम था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, है ना। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसका एक और नाम क्या था? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या हिक्सियन एनालिसिस, क्योंकि इसको हिक्स एंड एलन ने मिलाकर बनाया था, इसलिए इसका नाम है हिक्सियन एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, लास्ट क्लास में हम जस्ट शुरू किए थे, थोड़ा मोड़ा पढ़े थे इसके बारे में, है ना। क्या होता है इनडिफरेंस कर्व? हम कितना तो कॉमोडिटी लेंगे यहाँ पर? दो। उसमें कितना लेते हैं? एक। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कार्डिनल और ऑर्डिनल में, कि कार्डिनल में एक कॉमोडिटी होता है, ऑर्डिनल में दो कॉमोडिटी। अच्छा, कार्डिनल में हम न्यूमेरिक टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर करते हैं, यहाँ पर हम मेजर नहीं करते, रैंकिंग करते हैं। दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब पढ़ना शुरू किए थे, हम यहाँ पर एक टेबल पढ़े थे जिसमें हम बहुत सारा कॉम्बिनेशंस बनाए थे, है ना। देखो जैसे यहाँ पर 5 ठो कॉम्बिनेशन बना हुआ है एप्पल्स एंड बनानास का। एक बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3, बास्केट 4 एंड बास्केट 5। 5 ठो बास्केट है। पहला बास्केट का बात करें, इसका नाम है PQRST। 5 ठो बास्केट है हमारे पास। पहला बास्केट में एक ठो एप्पल और 15 ठो बनाना है। दूसरा में 2 एप्पल और 10 बनाना है। तीसरा में 3 एप्पल और 6 बनाना है। चौथा में 4 एप्पल और 3 बनाना है। और लास्ट में 5 एप्पल और 1 बनाना है, ठीक है। अब हम इस कॉम्बिनेशंस को इस हिसाब से बनाए हैं, हम पांचों बास्केट को इस हिसाब से तैयार किए हैं कि कोई सा भी बास्केट तुम खरीदो, कोई सा भी बास्केट तुम कंज्यूम करो, तुम्हारा जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट बास्केट और दूसरे बास्केट को कंपेयर करते हैं, एक एप्पल है, इसमें 2 एप्पल है, लेकिन इसमें बनाना ज्यादा है, इसमें बनाना कम है। तो यहाँ पर ये जो एक एक्स्ट्रा एप्पल है, इससे जो यूटिलिटी मिलेगा, मान लो एक एक्स्ट्रा एप्पल से 100 यूटिल्स मिलता हमें, वही 100 यूटिल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ओवरऑल कितना रहेगा? सेम, ठीक है। तो ये पांचों कॉम्बिनेशन आपस में क्या है? इक्वल है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम इस हिसाब से डिजाइन किए बास्केट्स को कि पांचों बास्केट हमारे लिए इक्वल है। तो अगर मैं तुम्हें पांचों बास्केट का ऑप्शन दूं, ठीक है, तो तुम कौन सा चूज करो? कोई सा भी चूज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी में यूटिलिटी क्या है? ठीक है। अब इन पांचों बास्केट को जब हम एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, पांचों बास्केट को हम जब एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, जैसे यहां पर किया है RS, ये जो कर्व बनेगा, इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस कर्व। नाम में क्या है? इनडिफरेंस। डिफरेंस का ऑपोजिट होता है इनडिफरेंस। डिफरेंस मतलब अलग अलग, इनडिफरेंस मतलब सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन से एक दूसरे के साथ क्या है? सिमिलर है, सेम है। मतलब ओवरऑल यूटिलिटी सभी में क्या है? कॉमोडिटीज अलग अलग हैं, एप्पल ज्यादा है, किसी में बनाना ज्यादा है, लेकिन इनका जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है वो, ठीक है। क्लियर है? ये हम पढ़े थे लास्ट क्लास में। अब इसके बाद हम एक गेम खेले थे, बहुत सारा ऑप्शंस में दिया था, है ना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं। आओ चलो उसको, गेम को फिर से खेलते हैं। हमारे पास दो बास्केट है, बास्केट ए, बास्केट बी, ठीक है। पहला बास्केट में 10 चॉकलेट्स और 5 आइसक्रीम्स है, ठीक है। 10 चॉकलेट और
5 आइसक्रीम। बास्केट नंबर ए में 10 ठो चॉकलेट और 5 ठो आइसक्रीम है। बास्केट नंबर बी में 9 ठो चॉकलेट और 7 आइसक्रीम है। विच वन यू विल चूज एंड वाई? तो समझ के बता। प्राइस सेम, सब प्राइस प्राइस छोड़ो, तुम बताओ इनमें से इसको देख के, हमारे पास बाकी कोई डिटेल नहीं है, तुम बताओ कौन सा चूज करेंगे। क्यों? क्यों बी? क्यों? एक सेकंड एक सेकंड, एक एक करके। बी क्यों? ज्यादा क्वांटिटी है, एक पहला रीजन आया कि बी हम इसीलिए चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल 15 मिल रहा है और यहाँ पर टोटल कितना मिल रहा है? 16। तो हम 16 वाला चूज करेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। यही चीज अगर बनाना और ये चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं होता और इसके जगह में कुछ अलग आइटम होता, जैसे कि हम बात किए थे 10 ठो एप्पल और 5 ग्रेप्स, 5 पीस ग्रेप है छोटा छोटा, ठीक है, और यहाँ पर भी वही 9 ठो एप्पल और 7 ग्रेप्स। अब बताओ क्या लोगे? ए, है ना? तो क्या ओवरऑल क्वांटिटी मैटर करता है कि ओवरऑल 15 है या 16 है? ओवरऑल 16 क्यों नहीं लिया? अगर तुम टोटल क्वांटिटी को देख रहे हो तो तुम्हें, इसका मतलब हम टोटल क्वांटिटी को कभी भी नहीं कंसिडर, ठीक है, हम हमेशा इंडिविजुअल क्वांटिटी को कंसिडर, हम दोनों कॉमोडिटी को आपस में कंपेयर अलग अलग करके करेंगे, मतलब एप्पल को एप्पल के साथ, बनाना को बनाना के साथ, यहाँ पर आइसक्रीम को आइसक्रीम के साथ, चॉकलेट को चॉकलेट के साथ कंपेयर। ठीक है, तो दोनों में अगर तुम देखो तो एक ठो चॉकलेट माइनस हो गया और 2 ठो आइसक्रीम प्लस हो गया, है ना, -1 चॉकलेट प्लस 2 आइसक्रीम। तो हम यहाँ पर क्या डिसीजन ले सकते हैं, ए और बी में कौन सा सिलेक्ट करना है? कैसे लेंगे? तुम नहीं बोल रहे हो, बाकी लोग बोलो। तो बात है ना, यहाँ यूटिलिटी नहीं पता, ये इनडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर यूटिलिटी तुम मेजर नहीं कर सकते। तो थोड़ी पता है, रूल के हिसाब से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम अगर चॉकलेट को कंपेयर करें तो हमारा क्वांटिटी रिड्यूस हो रहा है और वहां पर आइसक्रीम को करें तो यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ मुझे चॉकलेट पसंद है तो फिर मैं क्या चूज करूंगा? ए। लेकिन किसी को आइसक्रीम पसंद होगा तो वो क्या चूज करेगा? बी। तो क्या यहाँ पर डिसीजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा। दो ऑप्शन है अगेन, था 10 चॉकलेट और 5 आइसक्रीम, 10 चॉकलेट और 6 आइसक्रीम। अब बी, क्योंकि अब हम कंपेयर कर सकते हैं, चॉकलेट चॉकलेट सेम है, ठीक है, तो डिसीजन किसके बेसिस पर होगा? आइसक्रीम के बेसिस पर। आइसक्रीम के बेसिस पे कौन जीता? ठीक है, फिर से चेंज करता हूं थोड़ा। 9 चॉकलेट 5 आइसक्रीम। अब बताओ। बी। देखो अब अगर हम चॉकलेट के बेसिस पे डिसीजन लेने जाएं तो कौन जीता? ठीक है, अगर हम आइसक्रीम के बेसिस पे डिसीजन ले तो अगेन कौन जीता? तो दोनों बार जब बी जीत रहा है तो ओवरऑल हमें क्या करना है? बी को सिलेक्ट। ठीक है, आखिरी आखिरी बार करते हैं, इस बार शायद सभी लोग सही आंसर देंगे। ठीक है, तो कंपेयर नहीं करेंगे, बोलो। प्राइस से कोई लेना देना? ठीक है, चॉकलेट के बेसिस पे अगर डिसीजन लें तो कौन जीतेगा? ए जीता। आइसक्रीम के बेसिस पे डिसीजन ले तो कौन जीता? बी। इसका मतलब टाई हो गया दोनों के बीच में और कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, तुम ऐसे खेलो, ठीक है, बेटर रहेगा। तुम आपस में कंपेयर करो कॉमोडिटी वाइज, कौन जीता। अगर दोनों जीत रहा है कोई एक तो वो होगा, एक में ड्रॉ हो रहा है एक जीत रहा है तो वो जीतेगा,
और अगर दोनों एक एक जीत रहे हैं, इसका मतलब डिसीजन सिंपल है, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है, कंज्यूमर का क्या मेंटालिटी है, कंज्यूमर का मेंटालिटी हमेशा ये रहता है कि वो ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करे, लेकिन वो किसी कॉमोडिटी को सैक्रिफाइस करना नहीं चाहता। मतलब एप्पल सेम है, ठीक है, बनाना ज्यादा मिल रहा है तो फिर हम वो ले लेंगे, लेकिन अगर बनाना के लिए एप्पल को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो फिर हम वो काम, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है, वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करे किसी कॉमोडिटी का, विदाउट सैक्रिफाइसिंग द अदर कॉमोडिटी, दूसरे कॉमोडिटी को बिना सैक्रिफाइस। बात समझ में आया? तो तभी उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे पढ़ो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मोनोटोनिक प्रेफरेंस दैट अ रैशनल कंज्यूमर का दिमागी हालत, ठीक है, ऑलवेज प्रीफर मोर ऑफ अ कॉमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस इंप्लाइज एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, दो एग्जांपल तुम्हें, ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। तो इनडिफरेंस कर्व कैसे बनाना है तुम्हें पता है, टेबल तुम्हें पता चल गया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस तुम्हें पता चल गया, ठीक है, आगे चलते। इनडिफरेंस मैप, अच्छा इनडिफरेंस मैप डायग्राम में करते हैं, ज्यादा इजी हो। अब देखो बहुत टेक्निकल चीज है, ध्यान से नहीं तो कुछ समझ में नहीं, ठीक है, ध्यान से देख। ये एक इनडिफरेंस कर्व है, इनडिफरेंस कर्व और इनडिफरेंस मैप में बहुत फर्क होता है। इनडिफरेंस कर्व का मतलब है एक ठो डायग्राम, जैसे कि, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखो तो इनडिफरेंस मैप दिया है तुम्हें, तीन ठो डायग्राम दिया। जब एक से ज्यादा डायग्राम होता है उसको हम मैप बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? एक से ज्यादा होने से मैप बोलते हैं और एक होने से हम डिफरेंस कर्व बोलते हैं। ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है, मैं इसको इनडिफरेंस मैप में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, देखो कैसे कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं एक से ज्यादा कर्व बना दिया, अब तुम लॉजिक लगाओ, अगर यहां पर एक एप्पल और 15 बनाना था तो यहां पर क्या होगा, इससे ज्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ, इससे कम तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, उससे भी ज्यादा होगा, इससे कम तो नहीं होगा। हमें कितना होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पता है कि इससे तो ज्यादा होगा, है ना। एज पर मैप अगर हम देखें, ये पॉइंट में इससे तो ज्यादा ही मिलेगा, इस पॉइंट पर इससे तो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि IC1 से बड़ा IC2, और उससे बड़ा कौन है, ठीक है, ये बात समझ में आया? तो हायर इंडिफरेंस कर्व में हमें ज्यादा कॉमोडिटी, हम जैसे जैसे एक इंडिफरेंस कर्व से जंप लगाकर दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, हमारा नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा, इंक्रीज होता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब जब नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होगा तो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा, टोटल सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। जब यूनिट्स इंक्रीज होगा तो हायर सेटिस्फेक्शन। मान लेते हैं का एक बंडल में 5 बंडल बनाए थे, 5 बास्केट था, ABCD, पांच था। एक बास्केट को कंज्यूम करके मान लो 500 यूटिल्स मिल रहा, हालांकि हमें यूटिलिटी मेजर करना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे एग्जांपल के लिए मैं लिया, मान लो 500 यूटिल्स मिल रहा है, तो ये सब में 500 500 मिलेगा, तभी तो सब इक्वल हुए ना। तो ये सब कहां पर है, IC1 में, तो इसका मतलब IC2 का जो बंडल होगा में 500 से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, कि ज्यादा क्वांटिटी है, और IC3 में और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हमें यह बात समझ में आ गया कि हम जैसे जैसे एक इंडिफरेंस कर्व से ऊपर जाएंगे, दूसरे में या तीसरे में या चौथे में,
तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बात समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? नहीं, हम बता रहा हूँ, तुम बोल रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नेगेटिव यूटिलिटी में पहुंच जाएं, है ना? मतलब हम ओवर ईटिंग कर लिए हैं और अभी हमें मजा की जगह सजा मिल रहा है। हम जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तब हम एक आगे जाकर हम एजम्पशंस पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम एजम्पशन आगे नहीं था, पीछे था, रुको बता देता हूँ। तो कौन एजम्पशंस दिया ना इंडिफरेंस कर्व का, पेज नंबर 20 में है। हाँ, पढ़ो उसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, नॉन सटाइटी। इसका मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर अपने फुल सेटिस्फेक्शन लेवल में अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है? तो जब वो वहां तक पहुंचा नहीं है तो वो ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है? ये हमारा अजम्पशन रहता है। चलो अब यहां आ जाओ, देखो कुछ टेक्निकल चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम IC1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 4 में जाएंगे, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब हमारा क्वांटिटी भी बढ़ेगा और क्वांटिटी बढ़ने पर हमारा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है? तो एज अ कंज्यूमर अगर मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस बताना, एज अ रैशनल कंज्यूमर बताना तुम क्या सिलेक्ट करो, ठीक है? मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं यहां पर। मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, पहले मुझे बताना ए और बी, क्या सिलेक्ट करो दोनों में से? ए और बी क्या सिलेक्ट करोगे? कौन कौन ए बोल रहा था अभी? क्यों ए बोले? क्यों ए बोले? ऊपर था बोलकर। तो अरे तो सेटिस्फेक्शन तो सेम है, IC1 का जो भी कॉम्बिनेशन ले लो, सब में सेटिस्फेक्शन क्या है? वही है। तो तुम ए में रहो, बी में रहो, कहीं भी रहो, इस ग्राफ में कहीं भी रहो, सेटिस्फेक्शन क्या होने वाला है? सेम रहने वाला। सेकंड, तो इसमें हम कोई सा भी चले। नेक्स्ट, ए और सी क्या सिलेक्ट करेंगे? हाँ, बिकॉज वो एक हायर डिफरेंस कर्व में, ठीक है? और क्यों हायर इंडेक्स? एक आखिरी को, ए और डी, और डी कॉज क्यों? वो हायर इंडेक्स। तो हमें क्लियर है कि एज अ कंज्यूमर हमारा हमेशा मेंटालिटी ये है कि हम हायर इंडिफरेंस कर्व में जाए, ठीक है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से यहाँ से जंप करके यहाँ से जंप करके, ठीक है? क्लियर है? चलो, एक चीज तो समझ में आ गया, इंडिफरेंस। पहले पढ़ लो इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू फैमिली ऑफ इंडिफरेंस, यहाँ पर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं that represent consumer preference over all the bundle of two, ठीक है? यहाँ पर तुम्हें आ रहा है जैसे IC1, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हम किस IC3 में जाए, और IC3 से ऊपर जाना चाहे तो IC4, IC4 से IC5, हमारा ऑब्जेक्टिव ये, ठीक है? जा पाएंगे नहीं पाएंगे ये बात की बात, वो किस पे डिपेंड करे? बजट के ऊपर, हमारे पॉकेट। हमारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम, 10 एप्पल की जगह 20 एप्पल खा लें, 15 बनाने के 50 बनाना खा लें, लेकिन हमारा ये चीज इस पे कि हमारे पॉकेट में, ठीक है? के बाद का जो टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व के बाद इसी चैप्टर में, वो है बजट लाइन। बजट लाइन, ठीक है? वन में सर 22 बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? वहां जाकर हम देखेंगे, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारा औकात कितना है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, है ना? हम IC1 में जा सकते हैं, 2 में जा सकते हैं,
चाहते तो हम आईसी 100 में जाना है, क्या हम जा सकते हैं वहां या नहीं जा सकते, वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर बजट। ठीक है, चलो वो तो हम पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लिए इंडिफरेंस मैप क्या होता है, समझ में आ गया, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, क्या ऐसा ही टॉपिक हम चैप्टर 1 में पढ़े थे, क्या था उसका नाम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़े थे। ठीक है, क्या नाम था, एम का फॉर्मूला क्या था, वही यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट। ठीक है, जब हम हमारा जब हम क्या करते हैं, यूनिट्स ऐड करते हैं, एक कॉमोडिटी का यूनिट ऐड करते हैं तो दूसरा हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो उसी से हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते थे, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट, सेम फॉर्मूला यहाँ पर MRS MOC और आगे जाकर हम MRT पढ़ेंगे, मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तीन टॉपिक है, OS MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, RS मार्जिनल रेट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अलग अलग नाम है, एक ही चीज। ठीक है, सेम है, तीनों का फॉर्मूला वही है, सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय, बस ये चैप्टर 1 में है, ये 2 में आगे जाकर। ठीक है, क्लियर है बात, बस चैप्टर नंबर अलग है, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो तो है क्या, एक के बदले दूसरा, एप्पल के बदले बनाना, बनाना के बदले एप्पल, का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चैप्टर 1 में हम एक, अगर याद है तो MRT, अगर MRT अगर डिक्रीज, MRT अगर कांस्टेंट, तो ग्राफ का शेप जो होता है, बताओ कब क्या होता है, ये भी थे, तब स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, जब बढ़ेगा तब कॉनकेव होगा, ये कब होता था, ये PPF के केस में होता था, याद है, PPF में बढ़ता था तो कॉनकेव होता था, MRT जब दिखरेगा तो कॉन्वेक्स, क्या यहाँ पर कॉन्वेक्स है क्या, देखो तो इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, डिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब जाओ उसका टेबल में, MRT का नहीं दिया है, टेबल नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाओ, जहां पर हमें टेबल दिया है, पेज नंबर 19 में ऊपर, यहाँ पर आ जाओ, कैलकुलेट करो MRT, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन निकालो, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना गेन करने के लिए, पहले वाले में एक ठो गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 5, 5:1, फिर एक गेन करने के लिए सैक्रिफाइस 4:1, एक के लिए 3 और फिर एक के लिए 2, तो क्या रेशियो 5:4 है, मतलब फॉल हो रहा है, जब फॉल होता है तो क्या होता है, कहाँ गया हम, जब फॉल होता है तो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, क्या ये ग्राफ कॉन्वेक्स है, यहाँ पर हम खड़े होंगे, क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 में होता है, MRT बढ़ता है, कॉनकेव होता है PPF के केस, चैप्टर 2 में MRT फॉल करता है, जिसका अब नाम चेंज करके क्या हो गया है, MRS हो गया। ठीक है वही चीज, लेकिन चैप्टर 2 में उसका नाम आया तो उसका भी थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया और नाम बदल के क्या हो गया, MRS। और अब ये क्या होता है, फॉल हो रहा है, तो डायग्राम क्या हो रहा है, इसके केस में होता है ये डिफरेंस कर्व के केस। ठीक है, अभी जो पढ़े हम लोग इनडिफरेंस, ये इनडिफरेंस कर्व था, के केस में क्या होता है, MRT फॉल मतलब MRS फॉल होता है और कॉन्वेक्स होता है डायग्राम। ठीक है, और तीसरा वाला हम पढ़ेंगे बजट लाइन के केस, तो बोलेंगे हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म, MRT थोड़ा था, ये तो था ना, चैप्टर 1 में इसका नाम है, चैप्टर 2 में MRT यहाँ पर आएगा।
चैप्टर 1, चैप्टर 2 में एमआरएस हो गया, चैप्टर 1 क्या नाम था, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो था, दोनों है क्या चैप्टर 1 में, ठीक है। फिर से आएगा यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर 3 में ये बजट लाइन के आएगा, चैप्टर 2 में ही, ठीक है। सेम ही नाम है, सेम ही चीज है, बस नाम बदल रहा है और कुछ भी, ठीक है। चलो, अच्छा बजट लाइन का शेप देख ले तो क्या स्ट्रेट लाइन है, पेज नंबर 20 पर डायग्राम दिया देख लो, है ना स्ट्रेट लाइन, बस डायग्राम 3 शेप, केफ में कॉनकेव, डिफरेंस कर्व में कॉन्वेक्स और बजट लाइन में, ठीक है, तीनों का एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस, पहले अजम्पशन पढ़ लेते हैं, आ जाओ। पहला पहला चैप्टर 1 में तो हुआ, चैप्टर 1 में पीपीएफ कॉनकेव भी होता है, चैप्टर 1 पी याद करो, कॉन्वेक्स हो गया तुम्हारा इनडिफरेंस कर्व के केस, और बजट लाइन के केस क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अजम्पशंस में आ जाओ, अजम्पशन, अजम्पशन है बहुत, पहला अजम्पशन, टू कॉमोडिटीज, हम अज्यूम करेंगे हमेशा दो कॉमोडिटी, बिना दो कॉमोडिटी के तो इंडिफरेंस कर्व बनाना ही पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम कॉमोडिटी, दो कॉमोडिटी, ठीक है। उसके बाद नॉन सटाइटी, नॉन सटाइटी का मतलब कंज्यूमर अपने फुल सेटिस्फेक्शन लेवल में अभी तक नहीं, ठीक है। अगर वो फुल में पहुंच गया होता तो IC2 जो था वो तो नेगेटिव हो जाता, हमारा यूटिलिटी कम हो जाता, IC3 में और कम हो जाता, हम अज्यूम कि हमारा कंज्यूमर अभी तक अपने इक्विलिब्रियम लेवल या फुल सेटिस्फेक्शन, it is assumed that consumer had not reached the point of saturation. Consumer always prefer more of both commodity, always tries to move to a higher indifference. ऑर्डिनल यूटिलिटी, हम मानकर चल रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम उसको रैंकिंग, कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम करके बता सकता है कि उसको कौन सा अच्छा लगा, रियल लाइफ में पॉसिबल, ठीक है। के बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आरएस क्या होगा यहाँ पर, फॉल करेगा, अभी हम एग्जांपल लिए थे, आरएस क्या हो रहा था, फॉल, इसी वजह से तो इंड कर्व का जो शेप क्या था, एक्स था, ठीक है। और आखिरी तो हर जगह रहता है, ठीक है, का जगह तो हर जगह रैशनल का, बिना रैशनल कंज्यूमर के तो पॉसिबल नहीं, तो आखिरी हमारा जो है वो है रैशनल, क्लियर है। चलो आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस, पहला इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स, क्यों कन्वेक्स होता है, बिकॉज आरएस क्या होता है, आरएस फॉल होता है इसीलिए, ठीक है, पढ़ लो। An indifference curve is convex to the origin because of diminishing marginal rate of substitution. MRS declined continuously because of law of diminishing marginal, ठीक है। नेक्स्ट, indifference curve slopes downwards, कोई भी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है और अपवर्ड स्लोपिंग, बताया था स्टार्टिंग में, कोई भी डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है और अपवर्ड स्लोपिंग क्या, क्या इंक्रीज, खाली वाई एक्सेस का क्या करें, कोई भी डायग्राम, दुनिया का कोई भी डायग्राम, खाली इकोनॉमिक्स का बात नहीं कर, कोई भी डायग्राम कब इंक्रीज होता है और कब, गुड, वेरी गुड, जब हम डायग्राम बना रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये, और ये कब होता है, जब मान लो हम पॉइंट ए में थे, अब पॉइंट बी में आ रहे हैं, ठीक है, तभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ। तो एक वाई एक्सिस जो कॉमोडिटी है वो कम हो रहा है, एक्स एक्सिस में जो कॉमोडिटी है वो, जब ए इंक्रीज होगा और बी डिक्रीज होगा, मतलब कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, तब क्या होता है, डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जब दोनों इंक्रीज होगा,
पहले हम ए में थे, कहाँ हैं, ये भी इंक्रीज हो गया और ये भी इंक्रीज, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉमोडिटी दोनों इंक्रीज, तब क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन और अपवर्ड स्लोपिंग। और जैसे हम एग्जांपल लिए थे, आवर्स ऑफ स्टडी मार्क्स इन, इतना ज्यादा पढ़ाई करोगे एग्जाम में मार्क्स, आवर्स ऑफ स्टडी कम होगा तो मार्क्स में, एग्जाम में मार्क्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इस केस में कौन सा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। और आवर्स ऑफ लीजर या आवर्स ऑफ जो भी तुम टाइम वेस्ट करते हो एंड एग्जाम मार्क्स इन एग्जाम, तो आवर्स ऑफ लीजर बढ़ेगा तो एग्जाम में मार्क्स कम हो जाएगा, आवर्स ऑफ लीजर कम होगा तो एग्जाम में मार्क्स, ठीक है, सिंपल है। हमारा उसके क्या होगा, डाउन ग्राफ होगा, ठीक है। तो हमारा जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि अगर एप्पल का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो बनाना का क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो सेम यूटिलिटी वाला बास्केट बन नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड, क्योंकि एप्पल अगर इंक्रीज होगा बनाना को, ठीक है। पढ़ो, इट इंप्लाइज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड्स ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड्स। It happens because if the consumer decides to have more units of one good, he will have to reduce the number of unit, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बता चुका हूं मैं अभी अभी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, IC1 से जंप करके IC2, IC2 से जंप करके IC3। ये पता है क्योंकि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व में हम जाएंगे हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच, दो इनडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आओ पढ़ते। मैथ्स पढ़े हो बचपन में ना, और कोई नहीं, मुझे बताना मैथ्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, क्या ए इक्वल्स टू सी होगा, होना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर ये नहीं हुआ इसका मतलब इन दोनों में से गलत था, तभी नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं इंडिफरेंस पर, IC मैं इसमें 3 पॉइंट बना, ठीक है। मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर देना, क्या ए इक्वल्स टू बी है एज इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, दोनों IC1 के ऊपर है, दोनों IC1 के ऊपर है, और ए इक्वल्स टू बी होगा क्योंकि IC1 में जितना भी पॉइंट है सब एक दूसरे से इक्वल होता है। अच्छा, क्या ए इक्वल्स टू सी है एज पर IC2, ये एज पर IC1 और ये एज पर IC, देखो IC2, ए भी IC2 में, बी सी भी IC2 में, ये दोनों भी इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं, ए बी के साथ इक्वल है, ए सी के साथ इक्वल है, इसका मतलब बी और सी क्या होने चाहिए, लेकिन देखकर क्या पता चल रहा है, सी मोर देन, का मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि IC1 और IC2 कभी इंटरसेक्ट, ये डायग्राम ही गलत, ठीक है। कॉमोडिटी IC1 IC2 जो हम बना रहे हैं, ये हम यहाँ दो कॉमोडिटी ले रहे हैं ना, इधर एप्पल और इधर बनाना, तभी तो एक ही डायग्राम में बना। अगर यहाँ एप्पल बनाना लोगे और दूसरा में तुम आइसक्रीम और चॉकलेट लोगे तो दो अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते। इंटरसेक्ट कब होंगे, जब एक ही डायग्राम में बनेंगे, और एक ही डायग्राम में भी दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैथ्स का लॉजिक फेल हो गया, और मैथ्स का लॉजिक तो फेल, इसका मतलब हमारा डायग्राम क्या है, ठीक है। तो कोई भी दो इनडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी अगर इंटरसेक्ट हो गया, इसका मतलब डायग्राम गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो पढ़ो इसको, इनडिफरेंस कर्व
कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच एस टू इन डिफरेंस कर्व कैन नॉट। अच्छा यहाँ लिख लो, बेटर रहेगा हमारे समझ। पॉइंट दिया है इक्वल्स टू पर ए इक्वल्स टू पर, ठीक है। तो एज पर मैथ्स बी बट अवर डायग्राम है, ये होना पॉसिबल एज पर मैथ्स इक्वल्स टू। अगर ये दोनों हो रहा है तो, लेकिन हमारे डायग्राम में IC और IC1 ऊपर है, बड़ा है। IC ये डायग्राम गलत है और दो डिफरेंस कर्व कभी आपस में intersect, क्या ठीक है। आखिरी पॉइंट आज के लिए, इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और, ऐसा क्यों भाई, आओ बनाते हैं इनडिफरेंस और इनडिफरेंस, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है ये नीचे जाते जाते या एक्स एक्सिस टच कर, अगर एक्स एक्सिस को टच किया का मतलब क्या है, y इक्वल्स टू y जीरो हो गया, इसका मतलब एप्पल और बनाना में एक कॉमोडिटी जीरो हो गया। और एजम्पशन का पहला पॉइंट पढ़ो क्या था, मिनिमम कॉमोडिटी, तो फिर एक जीरो हो गया तो बचा कितना, एक कॉमोडिटी, तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये इधर भी कभी टच नहीं कर सकता है, इधर टच किया मतलब x इक्वल्स टू, फिर एक कॉमोडिटी जीरो हो गया, पॉसिबल, ठीक है। तो इन डिफरेंस कर्व कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा नीचे से या y एक्सिस को टच, हमेशा वहां से थोड़ा गैप में, ठीक है, जैसे बुक में बनाया हुआ है, x एक्सिस से थोड़ा छोड़कर y एक्सिस से थोड़ा, ठीक है। पढ़ लो इसको। Two indifference curve analysis, the indifference curve analysis conjunction of two goods. If indifference curve touches y-axis, it would mean that the consumption of commodity on x, और या फिर अगर वो x से कर रहा है मतलब y जीरो है, क्योंकि पॉसिबल, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, जो कि थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आज तो हम शुरू कर नहीं सकते, और आज इसके बारे में शुरू नहीं करने का रीजन भी ये है कि अभी तुम्हारा अमन सर बताया समर वेकेशन के बारे में, एक हफ्ता का छुट्टी, आज लास्ट क्लास था मेरा, अब वेकेशन का 5-7 डेज का होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लासेस मोस्टली 1 वीक का होगा, नेक्स्ट फ्राइडे को मोस्टली क्लास होने हैं, ठीक है। तो वो बता देंगे, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट जब आएंगे आफ्टर हॉलीडे, हम बजट लाइन एक बार रिवाइज करेंगे और बजट लाइन